जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड वीडियो नंबर 8 देख रहे हैं, यानी कि सेट 8 है, जो कि 351 प्रश्न से लेकर पूरे 400 प्रश्नों तक होंगे दोस्तों। तो ये जो विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न है दोस्तों, जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के सरकारी बुक का है दोस्तों प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे जो हम लोगों ने पिछले 7 वीडियो बनाए हैं, सातों सेट, वो सभी आपको बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, वीडियो नंबर 8 का 351 से, बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियाँ नहीं बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानियाँ नहीं बरतनी चाहिए दोस्तों, तो है कि स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में ना रखें, जो है ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। तो मेन से जुड़े जले हुए बल्ब को कभी न छुए तो बरतनी चाहिए, और मुख्य से विद्युत आपूर्ति के साथ कभी प्रयोग न करें, ये भी बरतनी चाहिए। लेकिन जो है स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में न रखें दोस्तों, ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बल्ब में एक पतला तार होता है, उसे क्या कहते हैं। तो बल्ब में एक पतला तार होता है, उसे हम लोग ऑफकोर्स जानते हैं, फिलामेंट कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। परिपथ में प्रभावित नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है। तो एक चमकता हुआ बल्ब किस प्रभाव के कारण गर्म होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत स्थिरी निम्न में से किसका उदाहरण। तो ये भी जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण दोस्तों, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो ये मोटाई पर करती है, पदार्थ पर करती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन से प्रभाव नहीं होते हैं। तो कौन से प्रभाव नहीं होते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण, तो रासायनिक प्रभाव नहीं होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है। तो आजकल फ्यूज के स्थान पर निम्नलिखित में से फिर एमसीबी का यूज किया जा रहा है, क्या का एमसीबी का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ को अत्यधिक धारा का कारण नहीं है। तो कौन कारण नहीं है दोस्तों, तो तारों का सीधा स्पर्श का है, शॉर्ट सर्किट बेस, स्विच ऑफ की स्थिति जो है विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह कैसा व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है दोस्तों, ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज आमतौर पर किसका बना होता है। तो फ्यूज जो होती है वो आमतौर पर किसका बना होती है, टीन का और शीशा का, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, टीन और शीशा का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन यंत्र मापता है। तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन यंत्र मानता है, ये ऑडोमीटर यंत्र मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑडोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि एक बस 90 मीटर में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की गति क्या होगी। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इसकी गति हम लोग बता देते हैं दोस्तों, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड होगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको स्टॉप घड़ी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है दोस्तों, असमान गति कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आवधिक गति किसमें होती है। तो सबसे अधिक आवधिक गति किसमें होती है दोस्तों, तो सबसे अधिक सरल लोलक में होती है आवधिक गति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है।
तो कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है दोस्तों? तो जो सन डायल होगा वो सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है दोस्तों? न मीटर सेकंड है, न किलोमीटर हावर है, किलोमीटर पर सेकंड है दोस्तों सबसे उपयुक्त इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक चलकर जाता है। पहुंचने पर वो देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। तो किलोमीटर घंटा में उसकी औसत गति क्या है? क्या है किलोमीटर घंटा में उसकी औसत गति? तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रश्न है दोस्तों, इसको खुद से आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो हम इसका किलोमीटर घंटा में उसकी औसत गति, इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसका आप लोग अभ्यास अपने घर पे खुद से ही करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों को क्या कहते हैं? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये पढ़ने में अधिक समय लगता है, बढ़ने में कम समय लगता है, पति जड़तना से पादपों की वृद्धि होती है, या लैंगिक जनक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कायिक प्रवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो कौन भाग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है दोस्तों? तो वो भाग होता है फूल। कौन सा फूल होता है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शकरकंद में किससे कायिक प्रवर्धन होता है? शकरकंद में किससे कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों? तो वो जड़ से होता है। किससे? जड़ से कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन जड़ से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आलू के पौधों की आँख क्या होती है? तो आलू के पौधों की आँख क्या होती है दोस्तों? तो होती है ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली जैसी। कैसी होती है? ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली जैसी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला फिर प्रश्न दोस्तों, कायिक प्रवर्धन से, कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है? तो कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है दोस्तों? तो एक प्रकार है द्विविखंडन का। किसका? द्विविखंडन का, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, ये द्विविखंडन का नहीं, ये प्रकार है आपको अलैंगिक जनन का। किसका? अलैंगिक जनन का। सॉरी दोस्तों, हमने इसका गलत बता दिया, कोई बात नहीं। अलैंगिक जनन का है, हम लोग सुधार करते हैं। अलैंगिक जनन का प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अलैंगिक जनन का। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? तो क्या होता है? केवल एक बीजांड नहीं दोस्तों, अनेक बीजांड नहीं दोस्तों, एक से अनेक बीजांड होते हैं। कितने? एक से अनेक बीजांड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? एक से अनेक बीजांड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे भी बायो के क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर ही हम लोग इसका करेक्ट आंसर ही बताएंगे दोस्तों। ईस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं? तो ईस्ट प्रजनन जो है किस प्रकार करते हैं दोस्तों? तो वो वनस्पतिक प्रसार द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? वनस्पतिक प्रसार द्वारा, विखंडन द्वारा, या मुकुलन द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों ईस्ट प्रजनन? वो मुकुलन द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मुकुलन द्वारा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कवक में प्रजनन कैसे होता है? बंडिंग द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कवक में प्रजनन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो होता है बीजाणु निर्माण द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु निर्माण द्वारा, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर बी ही होगा दोस्तों, बीजाणु निर्माण द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 378, स्पाइरोगैरा किस प्रकार अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा ये तो नहीं करता है दोस्तों, मुकुलन द्वारा ये भी नहीं करता, तो हाँ विखंडन द्वारा करता है। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, स्पाइरोगैरा जो है लैंगिक रूप से प्रजनन विखंडन द्वारा करता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? तो फर्न जो होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु निर्माण द्वारा होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक होता है? क्या नर युग्मक किसमें होता है? निम्नलिखित में से फिलामेंट में, ओव्यूल में, परागकण में, तो किसमें होता है दोस्तों? तो नर युग्मक होता है जो परागकण में होता है, नर युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में जाइगोट किसमें विकसित होता है? तो बीज में नहीं दोस्तों, बीजांड में नहीं दोस्तों, फल में नहीं दोस्तों, यानी कि जाइगोट निम्नलिखित में से कोई में भी विकसित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंग फूल लगते हैं? तो किस पौधे पर उभयलिंग फूल लगते हैं दोस्तों? तो सरसों के पौधे पर उभयलिंग फूल लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पिरिकेसर का भाग है? तो स्पिरिकेसर का कौन सा भाग है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो अस्टिग्मा। कौन है? अस्टिग्मा जो है स्पिरिकेसर का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो स्त्री केसर का भाग कौन नहीं है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो अंडाशय है, ओव्यूल भी है, यानी कि एंथर स्त्री केसर का भाग नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे परिसंचरण तंत्र का अपम्पिंग अंग कौन सा है? तो अपम्पिंग अंग कौन सा है दोस्तों? तो हृदय, धमनी, शिरा। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। रक्त की अवस्था क्या होती है? तो रक्त की अवस्था क्या होती है दोस्तों? द्रव होती है। कैसी होती है? द्रव होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थों की परिवहन करते हैं और पदार्थों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें उल्लेखित सुविधाओं के लिए योग्य है? तो कौन सी योग्य है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो है संवहनी उत्तक। कौन है? संवहनी उत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या? प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन है? तो लाल वर्णक कौन है दोस्तों? तो आरबीसी में उपस्थित जो होती है हीमोग्लोबिन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है? तो कौन सा अंग है दोस्तों? तो वो WBC जो है शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं होती है दोस्तों? वो प्लेटलेट्स होती है, जो रक्त में थक्का जमने में मदद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? तो किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है दोस्तों मानव शरीर के? तो बगल में। किस में? बगल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है? तो कौन सी रक्त वाहिका करती है दोस्तों? तो धमनियाँ, नसें, उपयुक्त में से एक से अधिक करती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, शिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती है? तो शिराएँ जो है कोशिकाएं से मिलकर हृदय में खाली हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो हृदय कहाँ स्थित होता है हम लोग जानते हैं, वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ? वक्ष गुहा में, यानी कि वक्ष गुहा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो मानव हृदय में पूरे 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की गति को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र या उपकरण का नाम क्या है? तो हृदय की गति जो सुनते हैं वो कौन से उपकरण से सुनते हैं दोस्तों? तो हम लोग उस उपकरण से सोचते हैं स्टेथोस्कोप से। किसके? स्टेथोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो डॉक्टरी आला जो लगाए हुए थे वो स्टेथोस्कोप ही होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो कैसे होता है दोस्तों? तो कोशिकाओं में होता है। किसमें? कोशिकाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 399 दोस्तों, सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिकाएं कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का 50वां प्रश्न है दोस्तों, जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो भोजन से प्राप्त होता है। कहाँ से? भोजन से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 400 प्रश्नों तक देखें, जो कि कहाँ से स्टार्ट थे 351 से लेकर 400। इस वीडियो में हम लोग ने पूरे 50 प्रश्नों को देखें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना सेट नंबर 9 लेकर मिलेंगे दोस्तों, जिसमें कि पूरे 401 से 450 प्रश्नों तक होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।